नमस्कार, खबर खास टीवी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह जोगिंदरनगर से। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने जो पोस्टर दिखाया, जो हिमाचल प्रदेश में एक नई पार्टी का आगाज़ हुआ है और जो आप सामने देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। तो आज जोगिंदरनगर में इस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं श्री जो है रुमित सिंह ठाकुर जी, वो आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है जोगिंदरनगर में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने मीटिंग की और कुछ इंस्ट्रक्शंस किया, क्योंकि आने वाले जैसे कि आपको पता है, आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है इस वक्त काफ़ी भागम भाग और काफ़ी जो है तैयारियां चल चुकी हैं विधानसभा चुनावों के चलते। तो आज जो है पार्टी सुप्रीमो जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के रुमित ठाकुर जी यहाँ पर आए हुए हैं और जो है मीटिंग हुई है एक औपचारिक रूप से कह सकते हैं इसको जोगिंदरनगर में। तो इन्हीं की ज़ुबानी आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि वो जो है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ जोगिंदरनगर में किस तरह से अपने जो है चुनावी तकरार देने के लिए जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भी पार्टियों को जो है चैलेंज देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये नई पार्टी है। तो इसलिए इनकी क्या तैयारियां हैं, आइए इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। रुमित ठाकुर जी, आपका स्वागत है जोगिंदरनगर में। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बताएंगे किस तरह से आप जो है यहाँ पर चुनावों के चलते जो है आगामी चुनाव है उसकी तैयारी किस तरह से आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है। जी। देखिए, सबसे पहले तो जोगिंदरनगर आने पर हमारी जो टीम है, इन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोगिंदरनगर की समस्त जनता को मेरी तरफ से जय भवानी, जय परशुराम और स्वर्ण एकता जिंदाबाद। आज हम लोग जोगिंदरनगर आए हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हम लोग उतर रहे हैं। जैसा कि पूरे का पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों के स्वर्ण समाज के आंदोलन से उपजी पैदा हुई ये पार्टी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जहाँ पर स्वर्ण समाज को बहुत सारे आंदोलन करने पड़े अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। प्रदेश सरकार के सामने हम लोगों ने अपनी बातें रखी, विपक्ष के सामने अपनी बात रखी, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी सरकार आगे नहीं आई। अंततः 24 दिन जेल में रहने के बाद देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा को अपनी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का विकल्प महाआंदोलन के तौर पे वोट की चोट के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों को समर्पित करना पड़ा। आज जोगिंदरनगर आए हैं तो जोगिंदरनगर आए हैं तो यहाँ के भी विधायक हैं, मेरे को लगता है राणा जी हैं, और जो दूसरे कांग्रेस के भी यहाँ अन्य कोई भाजपा या कांग्रेस वाले जो अपने आप को यहाँ पर नेता कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी भी, और वो सारे के सारे राजपूत कम्युनिटी या ब्राह्मण कम्युनिटी से आते होंगे, उन्होंने कभी स्वर्ण समाज के बारे में कभी बात करी होगी। जोगिंदरनगर आए हैं, स्वर्ण समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं, ताल ठोकेंगे। और यहाँ से जिस भी हम लोग युवा उम्मीदवार को, हम लोग अभी जो हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जो जारी होने वाली है, जो विजयदशमी के अवसर पर हम लोग जारी करने वाले हैं, जोगिंदरनगर से जो हमारा उम्मीदवार होगा वो स्वर्ण समाज का चेहरा होगा इस। और जहां पर जोगिंदरनगर में मुझे लगता है कि 60% से ऊपर हमारे स्वर्ण समाज की पॉपुलेशन है और वोट कास्ट हमारा है, तो वो 60% जो वोट कास्ट हमारा है, तो उनका ये चेहरा स्वर्ण समाज का हमारा यहाँ का जो उम्मीदवार होगा वो होगा। आपके माध्यम से मैं जोगिंदरनगर में रहने वाले जितने भी राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य कम्युनिटी के जो लोग हैं, आप लोगों को सीधे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, स्वर्ण समाज की पार्टी है और पूरी की पूरी मजबूती के साथ जोगिंदरनगर में उतरने आ रही। भाजपा कांग्रेस को आपने पहले वोट दिया, लेकिन इस बार समाज की लड़ाई है। ये जो चुनाव 2022 का चुनाव होने वाला है, ये चुनाव सीधे सीधे तौर पर स्वर्ण समाज वर्सेस भाजपा कांग्रेस होने वाला है। अगर जोगिंदरनगर हारेंगे तो हिमाचल, इस जोगिंदरनगर विधानसभा का रहने वाला हर राजपूत, हर ब्राह्मण, हर वैश्य हारेगा। अगर जीतेगा तो इस जोगिंदरनगर विधानसभा में रहने वाले स्वर्ण समाज के हमारे समस्त राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य कम्युनिटी की छाती चौड़ी होगी। और आज जो समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम जोगिंदरनगर आए, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद लेने के लिए आए। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रुमित ठाकुर जी अपना एक देश और प्रदेश में अच्छा नाम बना चुके हैं, क्योंकि स्वर्ण आयोग का जो आंदोलन था इन्हीं के द्वारा जो है चलाया गया था।
और कुछ इसमें जो हैं बाद में सरकार में और इनमें कुछ तकरार हुए, जैसा कि इन्होंने बताया और सब जानते भी हैं। कुछ दिन जो हैं रोमित जी जो जेल में भी होके आए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ये मैं आपको आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला ये स्वर्ण समाज का एक आंदोलन है, ठीक है, और आंदोलन जो है स्वर्ण समाज के लिए ही, राजपूतों के लिए जैसे है, ये पार्टी आपने बनाई है और इसमें जो है आगे आप चलेंगे। तो इसमें कहीं इस समाज से परे भी जो कुछ है, कुछ कैटेगरीज के लोग हैं, क्या आप उनको भी सेटिस्फाई कर पाएंगे इस पार्टी को साथ में लेकर चल सकते हैं आप उनको कि क्या वो साइड में, मतलब आप उनको परे रख रहे हैं, जैसे और भी इसमें जो हैं कास्ट के लोग आते हैं जैसे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि स्वर्ण समाज के लिए है, स्वर्ण समाज और राजपूतों के लिए पार्टी है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे कि आप उनको कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? जी देखिए, सीधी सी बात है कि ये 62 लाख लोगों की पार्टी है, स्वर्ण समाज की पार्टी है। दूसरी बात ये है कि आज तक हम लोग कभी किसी के खिलाफ नहीं गए, ना हम किसी का अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं, ना किसी का कुछ छीनने की बात कर रहे हैं। आज हम अपने स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं। 51 सालों में आज तक कहाँ इस समाज के बारे में बात हुई? जहाँ पर 17 विधानसभा इस सीटें इस हिमाचल प्रदेश में आरक्षित हैं, उन आरक्षित सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है कि अन्य वर्ग को हम किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं, तो जो वो अन्य वर्ग है, आज वो अन्य वर्ग 17 विधानसभा सीटों के ऊपर हमारा समर्थन कर रहा है, अन्य सीटों के ऊपर हमारा समर्थन कर रहा है। जिन सीटों के ऊपर हम लोग आरक्षित सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, वो लोग खुलकर हमारा समर्थन कर रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि वो लोग ये जानते हैं कि 51 सालों में आज तक हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज आज तक कभी किसी के अधिकारों का हम लोगों ने खिलाफत नहीं करी। आज तक कभी किसी के अधिकारों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। आज तक कभी किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। आज तक जितनी बार भी हम लोग सड़कों पर अब हम लोगों ने उतरना शुरू किया, हमने अपने समाज के लिए उतरना शुरू किया। और जहाँ पर अन्य वर्ग हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा, और वो लोग समझ भी रहे हैं कि उनके बारे में हम लोग, रोमित ठाकुर जहाँ पर बात करता है, रोमित ठाकुर उस गरीब परिवार, उस अनुसूचित जाति के परिवार के साथ भी खड़ा है, जिसको आज तक हमेशा से वोट बैंक का माध्यम समझा गया, भीड़ का हिस्सा उसको समझा गया। बहुत सारे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे परिवार है जिनको आरक्षण की एबीसीडी भी नहीं पता, उनके नाम पर सिर्फ वोट बैंक प्रयोग किया जाता है, उनको भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है। जो असली में आज वंचित हैं, अपने अधिकारों से जो वंचित हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर उनके साथ खड़े हैं। इस हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग क्रीमी लेयर व्यवस्था की बात करते हैं कि एक अगर अनुसूचित जाति वर्ग से एक सांसद बन गया, मंत्री बन गया, विधायक बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एचएएस बन गया, तो वही के वही सारे के सारे लोग तो अधिकार, वो मलाई खा रहे हैं, अधिकारों की मलाई खा रहे हैं। जो असल में गरीब है अनुसूचित जाति वर्ग में, उसके अधिकारों के बारे में कौन बात कर रहा है? अगर आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अगर आज आप बात करें, तो अनुसूचित जाति वर्ग के वो परिवार ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि हम लोगों को आरक्षण की नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला। खा कौन रहे हैं? वो उन्हीं के जाति के लोग हैं जो क्रीमी लेयर व्यवस्था में बैठे हैं, ऊपरली कुर्सी पर बैठे हैं, वही लोग तो खा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि वो 10 भूखे मर जाएं, हमें परवाह नहीं है, लेकिन वो जो 90 लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जिनकी मलाई, जिनके नाम पे वोट बैंक या उनके नाम पे जो अधिकारों का जो पैसा है, जो वो 10 लोग खा रहे हैं, मैं उन 10 लोगों को भूखा रखने की उसमें फेवर में हूं, लेकिन उन 90 लोगों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। 90 लोगों के साथ में खड़ा हूं जिनको असल में वंचित कहा जाता है, इसलिए आज वो हमारे साथ खड़े हैं। और इस हिमाचल प्रदेश में अगर आज हम लोग अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो 51 सालों में पहली बार तो बात कर रहे हैं। 51 सालों में आज तक कहाँ हम लोगों ने अपने बारे में बात करी? आज तक हमेशा दूसरों के बारे में तो बात करते आए, समरसता की बात करते आए, एकता की बात करते आए, और हमेशा भाईचारे की बात करते आए। हमारे साथ किसने भाईचारे की बात करी है आज तक? आज जब हम लोग अपने अधिकारों के बारे में, स्वर्ण आयोग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो दलित संगठन हैं, वो हिमाचल की सड़कों पर विरोध करने के लिए, कहीं राजपूत मुर्दाबाद, कहीं ब्राह्मण मुर्दाबाद, कहीं स्वर्ण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और स्वर्ण समाज के मुर्दाबाद के नारे तो लगाते थे, लेकिन आज तो हिंदू धर्म से आज़ादी के मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए, हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए, हिंदू धर्म से आज़ादी के नारे लगाने लग गए। वो लोग हमारे खिलाफ होंगे तो उनके खिलाफत से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। वो लोग देश के संविधान को अपने कहते हैं कि हमारे पिताजी ने संविधान लिखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में लिखा संविधान इस देश में रहने वाले अन्य वर्गों के लिए भी लागू होता है।
अन्य वर्गों के लिए भी लागू। आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें सीधा कहा जाता है कि संविधान तुम्हारा नहीं है, संविधान में हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये है, हमारे लिए। हम पूछना चाहते हैं कि देश के संविधान में हमारे लिए क्या है। एक आर्टिकल 16 समानता का अधिकार दिया जाता है, वो समानता के अधिकार को भी ये लोग कहते हैं कि बेटियां, अपनी बेटियां हमारे घर में दो तब समानता लागू होगी। हमारी बेटियों को भगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, हमारे लोगों के ऊपर झूठे एट्रोसिटी के मुकदमे लगाने के लिए ये लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं उस मुआवजे के लिए, उस धनराशि के नाम पर। हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसाने के लिए धनराशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारे बच्चों को 90 नंबर लेके घर में बिठा के 40 नंबर वालों को कुर्सियां दी जा रही हैं। साहब कहां जाएगा देश, कहां जाएगा हिमाचल प्रदेश? ये जो आज विकास की बातें करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनमें से एक विधायक को बोलना कि सीने की दर्द में हॉस्पिटल के स्थानीय अपने पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर इलाज कराओ, यानी नहीं भागेगा, सीधा दिल्ली भागेगा। क्यों? अपने जो वहां पर स्थानीय जो कर्मचारी हैं, क्या उनकी आपको योग्यता के ऊपर विश्वास नहीं है? आज जो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, अगर आज कर्मचारियों की बात करें, सारे के सारे कर्मचारी तो आज सड़कों पर हैं। आज किसान बागवान सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, छात्र छात्राएं सड़कों पर। चंबा में हमारी बेटियों को बाहर बैठना पड़ गया था, भूख हड़ताल करनी पड़ गई। रेवड़ियों की तरह स्कूल कॉलेज बांटे जा रहे हैं, जिन स्कूल कॉलेजों में पहले ही जहां पर अध्यापक नहीं है, पहले उनको वहां पे अध्यापकों की कमी तो पूरी कर लो। नए हॉस्पिटल खोलने की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज ना जाने कितने सैकड़ों हॉस्पिटल, पीएचसी सेंटर, आज सीएचसी सेंटर, आज वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। वहां पे पेशेंटों को, बेचारों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। फिर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। साहब हर तरीके से आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस मैदान में उतरी है और पूरी की पूरी मजबूती के साथ पर्यटन की दृष्टि को लेकर, चाहे ओपीएस एनपीएस कर्मचारियों की मांग है, लेकिन ओपीएस एनपीएस के कर्मचारियों की मांग को लेकर के साथ साथ हमारे जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो कोई बरोटी वाला, कोई नालागढ़, कोई कालाम, कोई बद्दी, कोई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ पर मजबूर हो रहे हैं, उनको स्थानीय रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, हम उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। आज गौ माता जिस हिंदुत्व के नाम पर ये सत्ता में बैठे हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, आज गौ माता लंपी वायरस से मारी जा रही है, सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं, और 250 करोड़ रुपए इनके गौ आयोग में पड़ा होने के बावजूद भी वो 250 करोड़ रुपए गौ माता के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, वो इनके निजी कामों के लिए प्रयोग हो रहा है। जहां पर आज मंदिरों का पैसा, आज जो मंदिरों में चढ़ने वाला हिंदुओं की आस्था का पैसा जो गौ माता के लिए प्रयोग होना चाहिए, गौ सदनों के निर्माण के लिए प्रयोग होना चाहिए, आज जो सरकारें अपनी गाड़ियों में और चीजों में वो प्रयोग कर रही। हमारा सीधा सा मानना है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, उनकी में चढ़ावा चढ़ने वाला जो पैसा है वो इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए, सनातन के विकास के लिए, गौ माता के विकास के लिए, गौ माता को शेल्टर देने के लिए, गौ सदन के निर्माण के लिए, गुरुकुल शिक्षा केंद्रों का निर्माण करने के लिए वो पैसा प्रयोग होना चाहिए। जहां पर पर्यटन की दृष्टि को लेकर बात आती है, आज हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि हर 2 किलोमीटर के बाद आज हम हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आज हमारे बच्चों को किसी औद्योगिक क्षेत्र में जाकर नौकरी करने की आवश्यकता ना पड़े, अगर हमारे निजी जो हमारे क्षेत्र हैं, अगर हम लोग विकसित करने की बात करें, लेकिन आज तक नहीं किया गया। आज हमारे जो कर्मचारी हैं, आज सारे के सारे कर्मचारी सड़कों पर है, आउटसोर्स वाले, आंगनबाड़ी वाले, एनएचएम वाले, चाहे आपके करुणामूलक 350 दिन उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था जब हम लोग भूख हड़ताल पे थे। आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हमारे होम गार्ड के कर्मचारी 50 साल हो गए, 50 साल से आज वो अपने इसकी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक जो हमारे होमगार्ड कर्मचारी हैं उनके लिए कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई। हमने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आएगी, सबसे पहले होमगार्ड कर्मचारी जो पुलिस से भी पुरानी जो एक हमारी सेना है, एक सेना के तौर पर इनका पहनावा कुछ और होता था, इनकी वर्दी कुछ और होती थी, इनके नियम कायदे कुछ और होते थे, लेकिन इन लोगों को इनके अधिकार नहीं दिए गए, कर्मचारियों को इनके अधिकार नहीं दिए गए। कर्मचारियों को जातिवाद में बांट दिया, किसानों को जातिवाद में बांट दिया। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार 62 लाख लोगों की 62 लाख लोग चाहे, आज हमें लोग पूछते हैं कि कितने विधायक जीतेंगे, कितनी वोट आएगी, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर 62 लाख लोग चाहें तो 68/68 इस हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं। और हमारी जो राष्ट्रीय देवभूमि की पार्टी की सरकार है, जो पार्टी है, वो निश्चित तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। अगर इस हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प चलेगा तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही चलेगी। जी सर, आप बताएंगे कि
जो आने वाले विधानसभा के बाद अगर राष्ट्रीय जो आपकी पार्टी देवभूमि पार्टी जो है वो जीतेगी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी जोगिंदरनगर के लिए और प्रदेश के लिए, जो है प्राथमिकताएं जो होंगे, जो देखिए, आपके इस बड़े हिमाचल कार्य होंगे? प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो मुझे नहीं लगता है कि 51 सालों में जिसने आज तक कभी उस मुद्दे के बारे में बात की, और मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई तीसरी पार्टी आ जाए, वो उस मुद्दे के बारे में कभी आज तक हिमाचल प्रदेश में बात नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय देवभूमि बात कर रही है इक्वालिटी की, समानता के अधिकार की बात कर रही है। आज जहां पर हर वर्ग को हम लोग समानता के दायरे में हम लोग लाने की बात कर रहे हैं कि हर वर्ग के लिए समान नौकरी, समान योजना, समान नीति, समान फीस स्ट्रक्चर, समान उनके लिए योग्यता, समान उनके लिए आयु सीमा, सबसे बड़ा मुद्दा समानता का अधिकार के ऊपर हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में बात कर रहे हैं। वो समानता वो किसानों के लिए भी लागू होती है, वो कर्मचारियों के लिए भी लागू होती है, वो छात्र छात्राओं के लिए भी लागू होती है, वो कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए भी वो लागू होती है। समानता के अधिकार को लेकर जो इस देश का, प्रदेश का नहीं, पूरे के पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। समानता के अधिकार को लेकर इस हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतर रहे हैं, जहां पर ये लोग जो समानता की बात करते हैं, जातिवाद को हटाने की बात करते हैं, जिन्होंने इस देश को जातिवाद की खाइयों में इन्होंने बांट दिया, दरारें इन्होंने डाल दी, हम उस दरार को भरने का आज हम लोग बात कर रहे हैं। जब समान होंगे, समान नीति होगी, समान योजना होगी, तो ये जातिवाद जैसी व्यवस्था है ये अपने आप निश्चित तौर पर कम होंगी। जहां पर दूसरी बात आती है कि इस हिमाचल प्रदेश में अन्य विजन को लेकर बात आती है। इस हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से हम लोग विकसित करने की हम लोग बात करते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में वो संभावनाएं हैं कि हर 2 किलोमीटर पर हम लोग इस हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आज जहां पर इस हिमाचल प्रदेश में इतनी सुंदरता से भरा हुआ हिमाचल प्रदेश है, अगर आज फिल्म इंडस्ट्रियां लगती हैं तो फिल्म इंडस्ट्रियां कहीं आज यूपी में लग रही हैं, अन्य देशों में लग रही है, अन्य राज्यों में लग रही है। हमारे लोगों को अगर हिमाचल प्रदेश में हमारे कला की कमी थोड़ी, हिमाचल प्रदेश में एक से बढ़ के एक हमारे टैलेंट है। आप कल्चरल को लेकर, अगर आप सांस्कृतिक उसमें अगर आप देखें, हमारे बच्चों में एक से बढ़कर एक टैलेंट है। हमारे लोगों को, बाहर के लोग विदेशों से, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है शूटिंग करने के लिए, हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश को फिल्म सिटी के नजरिए से हिमाचल प्रदेश को निर्माण करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 1994 में एक समय ऐसा था कि जब हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी लगाने की बात आई थी, लेकिन 1994 से लेकर आज 2022 हो गया, आज तक अभी इस और बहुत सारे लोगों ने बात करी, लेकिन उस और कभी कदम नहीं बढ़ा पाए। अगर हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्था लागू होती है, इस तरीके की अगर योजनाएं लागू होती हैं और इस तरीके की व्यवस्था लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के युवा को बाहर नौकरी करने जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर बात कर्मचारियों की आती है, जहां पर विजन की बात आती है, तो इस हिमाचल प्रदेश में चाहे पुलिस को लेकर है, तो पुलिस को लेकर हम लोग ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर उनको, हम लोग 24 दिन जेल में रहे, उन लोगों की हमने कार्यप्रणाली देखी, उनके लिए जो उनका एक टाइम शिफ्टिंग है, वो टाइम शिफ्टिंग देखी, तो 24/7 वो लोग नौकरी देते हैं। हमने सीधे तौर पे कहा है कि इस हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, 8 घंटे की ड्यूटी टाइम उनको दिया जाएगा, जहां पर 210 रुपया उनको 1 महीने के भोजन राशि दी जाती है। तो हमने ये कहा कि उस भोजन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपया, 210 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार करेगी। फिर सबसे बड़ा मुद्दा एक और इस हिमाचल प्रदेश में है कि जो इस हिमाचल प्रदेश की या इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है, जो स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होती है, वो है पंचायत। पंचायत में जो हमारे प्रधान हैं, वो प्रधान हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, जिनको पंचायत प्रधान को 4500 रुपया दिया जाता है, वो प्रधान को 2500 रुपया दिया जाता है, जहाँ पर एक वार्ड सदस्य को 300 रुपया दिया जाता है। तो हमने निश्चित तौर पर यह बात कही है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनेगी तो इसमें जो हमारे पंचायत प्रधान हैं उनकी जो मानदेय है उसको 10,000 तक किया जाएगा, जो हमारे उप प्रधान हैं उनके 6500 रुपये तक किया जाएगा, और जो वार्ड सदस्य हैं उनको 1500 रुपये तक मानदेय इस हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। दूसरी बात की, इस हिमाचल प्रदेश में जो रोस्टर लागू होता है, पंचायत का जो रोस्टर लागू होता है, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जब पंचायत का रोस्टर लागू होगा तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट ओपन होगी, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएगा। अन्य वर्ग का, अन्य जाति का जो उम्मीदवार है वो जनरल कैटेगरी की सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये सबसे जो अहम जो हम काम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार करेगी, वो इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा चाहे सड़क है, चाहे शिक्षा है, तो शिक्षा को लेकर अच्छे
अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रेवड़ियों की तरह कॉलेज बांटे जा रहे हैं। जगह जगह कहीं पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में आज कॉलेज बांट रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप जिला में 2 कॉलेज दीजिए, लेकिन वो 2 कॉलेज बेहतर कॉलेज होने चाहिए, जहाँ पर बेहतर व्यवस्थाओं का इंतज़ाम वहाँ पर होना चाहिए। जहाँ पर आज कॉलेज को लेकर हम लोग खुद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज की अगर हम लोग कॉलेज लाइफ देखें और आज की तरह देखें तो आज जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं उस तरीके से कॉलेज खोले जा रहे हैं। कॉलेज का एक महत्व होता था, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हर शिक्षा की व्यवस्था अपने कॉलेज में मिलेगी, बेहतर उनको आने जाने की व्यवस्था। लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है आने जाने के लिए कि दूर क्षेत्र, तो कॉलेज के पास अगर अपनी बसेज होंगी सरकारी कॉलेज, जितना पैसा करोड़ों 25-30 करोड़ रुपया ये बिल्डिंगों के ऊपर खर्चते हैं, उतना आप बस सर्विस दीजिए ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको बेहतर आने जाने की व्यवस्था दीजिए, उनको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था दीजिए। हम उस बात को लेकर शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में बात करने जा रहे हैं। जी रोमित जी, अब ये बताएंगे जैसे कि आपकी जोगिंद्रनगर की कार्यकारिणी की जो है इकाई की जो है एक कार्यकारिणी बन चुकी है, माफ़ कीजिए, कार्यकारिणी बन चुकी है, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे अपने कुलीग्स को, अपने जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं यहाँ पर, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बात ऐसी है कि आज हमारी औपचारिक बैठक अपनी टीम के साथ यहाँ पर हुई है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहा है, हमारे यहाँ पे जो टीम है उन्होंने अभी यहाँ पर पार्टी कार्यालय भी यहाँ पर खोला है और आज हम वहाँ पर पार्टी कार्यालय में जाएंगे भी। बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। बूथ स्तर पर हमारी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, पंचायत स्तर पे हमारी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, मंडल स्तर पर हमारी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और 1 बूथ 5 यूथ का हम लोग एक वो लेकर उद्देश्य लेकर हम लोग चलें कि हर बूथ पर कम से कम 5 लोग हमारे हों, 5 युवा हमारे हों। और जहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात आती है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर बात आती है, तो अभी जो पहली सूची में जोगिंद्रनगर के उम्मीदवार का जो नाम होगा तो वो स्थानीय मुद्दों के लिए पूरी की पूरी मजबूती के साथ यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। और प्रदेश स्तर के ऊपर जो हमारा एक पूरा का पूरा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में जो जोगिंद्रनगर को लेकर जो भी यहाँ की मुख्य समस्या होगी, उस मुख्य समस्या को जो स्टेट के मैनिफेस्टो में हम लोग घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। और जो जिस प्रकार से यहाँ की टीम है, औपचारिक आज हमारी वार्तालाप हुई है, हम लोगों को जो यहाँ पर सीधे तौर पर हमारा जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा बूथ स्तर पर काम करेगा और मंडल स्तर पर काम करेगा, तो यही आवश्यकता आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को है। और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि, और मेरा पूरा विश्वास है देवी देवताओं के आशीर्वाद से, कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की पार्टी के उसमें जो यहाँ का उम्मीदवार होगा वो सीट जीतकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की झोली में डालेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोमित जी। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है पार्टी सुप्रीमो का इंटरव्यू हम ले रहे थे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का, तो जो है वो अपने पूरे तन मन धन से इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है उतरेंगे और पूरे हिमाचल से जो है इनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कई मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं, उन पर ये काम करेंगे अगर इनकी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में जीतती है। और जो है इसके अलावा जैसे एक समाज, एक वर्ग की बात की, तो उसको भी वो जो है कोई भी वर्ग जो है ये अपने आप से पीछे नहीं देखना चाहते, वो उन सबको जो है साथ में लेकर चलेंगे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजपूत हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो। तो इसी के साथ आप जो है हमारी शुभकामनाएं जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ है और जो है आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जोगिंद्रनगर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।